जल, नदी, पर्यावरण संरक्षण पर अमृतलाल वेगड़ जी का आह्वान। नमस्कार। हमारा देश भारत, भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा और मां नर्मदा के सच्चे सपूत श्री अमृतलाल जी वेगड़, जो कि नर्मदा व्रती चित्रकार एवं लेखक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री अमृतलाल वेगड़ नर्मदा व्रती चित्रकार लेखक हैं। वे नर्मदा की पूरी परिक्रमा कर चुके हैं। नर्मदा परिक्रमा पर आधारित उनके चित्र अनेक प्रदर्शनियों में आमंत्रित एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। कला के साथ लेखन में भी रुचि रखने वाले श्री वेगड़ ने नर्मदा पदयात्रा वृतांत की 3 पुस्तकें लिखी हैं। लेखक का उद्देश्य नर्मदा के अनुपम सौंदर्य का उद्घाटन करना है। नर्मदा सौंदर्य के साथ साथ नर्मदा तट के जनजीवन की एक अंतरंग झलक भी इसमें मिलती है। नर्मदा अब वेगड़ जी के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी आखिर देखी हो गई है। ये उनकी लेखनी की ही ताकत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरे पास और भी धन्यवाद हैं। सबसे पहला धन्यवाद सूर्य को, जिसने अपने सौर मंडल में हमारी पृथ्वी को सबसे अच्छी जगह दी। ग्रह जो है ना, कोई सूर्य के पास है, कोई दूर है, कोई और भी दूर, अलग अलग कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। तो हमारी पृथ्वी को उसने सबसे अच्छी जगह दी। देखिए, अगर वो पास होती तो इतनी गर्म होती कि वहाँ भाप ही भाप होती। अगर दूर होती तो इतनी ठंडी होती कि वहाँ केवल बर्फ ही बर्फ होता। जीवन, हालांकि भाप और बर्फ दोनों ही पानी के रूप है, लेकिन जीवन वहीं पर संभव है जहाँ पर पानी हो। और पृथ्वी को ऐसी अच्छी जगह मिली है जहाँ बर्फ भी है, भाप भी है और पानी भी है। और पानी है इसीलिए जीवन है। दूसरा धन्यवाद मैं समुद्र को दूंगा। सबसे पहला जीवाणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु सबसे पहले समुद्र में प्रकट हुआ। फिर उसी का विभाजन होते 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 जलचर बने, थलचर बने, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब बने। तो आरंभ जो है वो समुद्र से हुआ। तो जीवन को जीवन देने वाला समुद्र है। और एक बार जीवन देकर वो सो नहीं गया। वो जानता है कि बिना पानी के जीवन संभव नहीं। तो हर साल अपने खारे पानी को मीठा करके हम लोगों को भेजता है। तीसरा धन्यवाद वनों को। इन वनों, सघन वन जो हैं, अच्छे बड़े सघन वन, उसकी ठंडक पा करके वो बादल जो है ना, वो बरसते हैं पानी में, वो पानी में बदल जाते हैं और वर्षा होती है। तो वर्षा जो है वो बादलों के और ऊंचे पहाड़ों के कारण होती है। जैसे देखिए, हवाई जहाज़ वहीं उतरेगा जहाँ पर हवाई अड्डा होगा। बिल्कुल। हर जगह तो नहीं उतर सकता। ये जंगल बादलों के उतरने के हवाई अड्डे हैं। और चौथा धन्यवाद नदी को। ये जो पानी है वर्षा का, उसको उस देश में दूर दूर तक पहुंचाने का काम नदी करती है। नदी ने मनुष्य को विपन्न में से संपन्न बनाने में सबसे बड़ा योगदान उसी का है, नदी का। पहले आदि मानव था, वो तो जंगलों में शिकार के पीछे मारा मारा फिरता था, उसका कोई घर भी नहीं था। कालांतर में जब उसने खेती करना सीख लिया, तब वो जंगल से बाहर आया। क्यों? कि जंगल को, खेती को खुले मैदान चाहिए, पानी चाहिए, तो जंगल से बाहर आया। नदियों के किनारे बसा, घर बसाया, गांव बने। पहले तो शिकारी था, अब किसान बना। पहले यायावर था, अब गृहस्थ बना। एक घर गृहस्थ घर बसा के रहा। तो जंगल ने उसको रोटी दी थी केवल। नदी ने उसको रोटी, कपड़ा और मकान तीनों दिए। अब
मेरे पास धिक्कार भी है। पहला धिक्कार कुल्हाड़ी को, जिसने वर्षा वनों तक का खात्मा कर डाला, जंगल के जंगल साफ कर दिए, धरती का संतुलन बिगाड़ दिया। एक पेड़ को काटना एक साधु की हत्या करने के बराबर है, यह हमारे शास्त्रों में लिखा है। और दूसरा धिक्कार रासायनिक खाद को, जैसे चिट फंड कंपनियां होती है ना, कि हम आप इतना देंगे तो हम आपको इतना ज़्यादा दे देंगे, और फिर आपका पैसा डूब जाता है। कुछ कुछ ये रासायनिक खाद वैसी है। पहले कुछ साल खूब पैदावार देगी, आप बड़े खुश हैं कि बहुत पैदावार हो रही, मगर बाद में वो खेत, आपका खेत की मिट्टी मरती जाएगी, वो खेत बिल्कुल बंजर हो जाएगा, और तब आपके लिए खेती करना संभव ही नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ उसमें उगेगा ही नहीं। तो ये रासायनिक खाद ये हमारे खेतों को नशेड़ची बनाती है। जैसे अफीम खाने वाला इतनी खाएगा, फिर बढ़ा देगा, फिर और बढ़ाएगा, फिर वही हाल है। तो इसलिए हमारे जैसे पंजाब का कितना बुरा हाल हुआ, पहले खूब फसल हुई, अब आज वो बंजर हो गया। और तीसरा धिक्कार कार्बन मोनोऑक्साइड को। आजकल पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा ईंधन का प्रयोग होता है, और जितना ही ईंधन जलेगा उतना ही कार्बन बढ़ेगा। वो इतना बढ़ गया है, आज जितनी पृथ्वी गर्म है उतनी लाखों करोड़ों वर्ष में कभी नहीं थी। आज इतना तापमान बढ़ गया है पृथ्वी का, ये ईंधन की वजह से। ये कोयला, ये बिजली, सब जो है वो ग्लोबल वार्मिंग ला रहे हैं। तो ये ईंधन का भी हमको बहुत समझदारी से उपयोग करना होगा। जीवन की कल्पना के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, जीवन की कल्पना मैं एक पिरामिड के रूप में करता हूँ। पिरामिड आप जानती हैं ऐसा हो, सबसे नीचे है वनस्पति जगत, जिसमें सब हर तरह की वनस्पति, बड़े बड़े वृक्षों से लेके लताएं, काई, सब कुछ वो बड़ा हिस्सा घेरता है वनस्पति जगत। उसके ऊपर है पशु पक्षी जगत, और सबके ऊपर है मनुष्य जगत। अब देखिए, जो पशु पक्षी है वो वनस्पति जगत पर निर्भर है, उसी पर वो उसका जीवन निर्भर करता है, और मनुष्य का जीवन इन दोनों पर निर्भर करता है। अब आप अगर नीचे की मंजिल, किसी भवन की नीचे की मंजिल तोड़ देंगे तो ऊपर की मंजिल अपने आप गिर जाएंगी। तो अगर आप वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो ऊपर की दोनों मंजिलों को अपने आप क्षति पहुंचेगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने वनों को, हर प्रकार की वनस्पति को सुरक्षित रखें, क्योंकि हम उसी पर निर्भर हैं। पशु पक्षी और मनुष्य आधार कार्ड है वो हमारा सबका, वनस्पति। सर, नर्मदा का इतना महत्व क्यों है और उसे माँ का दर्जा क्यों दिया जाता है? माँ का देखिए, एक छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का, एक तरफ वो खड़ा है, एक तरफ साक्षात भगवान खड़े हैं, राम है या कृष्ण है। अब बच्चा यहाँ खड़ा है, अब किसके पास जाएगा? माँ के पास। माँ के पास जाएगा। तो माँ, जो चीज़ हमको अत्यधिक प्रिय होती है, हम उसको फिर माँ कहने लगते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए सर्वस्व है माँ। तो गंगा को भी हमने माँ कहा, क्योंकि हमें अत्यधिक प्रिय है, और नर्मदा को भी माँ कहा। भारत तक वो भारत माता। तो जो चीज़ हमें अत्यंत प्रिय है, अपनी माँ के बराबर प्रिय है, उसको हम माँ का दर्जा देते हैं। एक बात बताऊँ मैं, कि हमारे जो ऋषि होते थे, उनको तपस्या करने के लिए 2 ही स्थान पसंद थे, या तो उत्तराखंड या रेवाखंड। उत्तराखंड यानी हिमालय, ऋषि हिमालय की गुफाओं में बैठ के तपस्या करते थे, या रेवाखंड, रेवाखंड यानी नर्मदा। उन दिनों नर्मदा तट पर घने जंगल थे, दंडकारण्य जैसे घने जंगल थे। तो वहाँ के एकांत में नर्मदा तट पर बैठ के तपस्या करते थे। उनके आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे, छात्र पढ़ते थे।
तो नर्मदा को तपोभूमि नर्मदा कहा गया है, गंगा को नहीं कहा है। गंगा को तपोभूमि गर्भ गंगा नहीं कहते, क्योंकि गंगा के किनारे कोई ऋषि आश्रम नहीं था, न कोई तपस्या कर, या हिमालय या गंगा नर्मदा, तो तपोभूमि नर्मदा है ये। अच्छा सर, गंगा के बारे में कहा जाता जी। है कि गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य प्राप्त होता है। जी, और नर्मदा के तो दर्शन मात्र से वही पुण्य, आपको नर्मदा के दर्शन कर लेंगे तो हो जाएगा। जी, जी, और एक संस्कृत में एक श्लोक है, ग्रामे व अरण्ये पुण्य सर्वत्र नर्मदा। चाहे गांव हो चाहे जंगल, अरण्य यानी जंगल, जंगल सर्वत्र नर्मदा, पुण्य पवित्र, हर जगह पवित्र है, पवित्र है। ओर से छोर तक। और मेरे लिए तो नर्मदा सौंदर्य की नदी है। सर, ये जो नर्मदा सेवा यात्रा या इस प्रकार के और भी कई आयोजन होते रहते हैं, जी, तो ये कितने सार्थक होते हैं? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? पहले तो हम ये देखें कि हम नर्मदा से क्या लेते हैं। पीने का पानी लेते हैं, कितने शहरों को, हमारे मध्य प्रदेश के कितने शहरों की ये प्यास बुझाती है, कितने शहरों का ये अंधेरा दूर करती है, उद्योगों को बिजली मिलती है, बिल्कुल सही। करोड़ों खेतों की सिंचाई होती है। ये बड़े बड़े लाभ हैं। बाकी तो हम लोग जो नहाते हैं रोज़ का, ये तो अलग है। तो नर्मदा से हम इतना लेते हैं और बदले में हम क्या देते हैं? तो हमने तो उसको प्रदूषण दिया, गंदगी दी, रासायनिक खाद वाला पानी उसमें डालते हैं, नाले डालते हैं, बड़े बड़े शहरों के नाले। तो नर्मदा बचेगी? इस नर्मदा ने हमारे दादा दादा के परदादा परदादा के परदादा के अनेक परदादाओं की प्यास बुझाई है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों की प्यास बुझा पाएगी? आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नर्मदा इसी तरह से गंदी होती चली गई, और एक बात हम और अच्छी तरह से समझ लें कि नर्मदा को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें नर्मदा की ज़रूरत है। पर्यावरण को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें पर्यावरण की ज़रूरत है। इसलिए ये हमारे हित में है कि हम उनको सुरक्षित रखें। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने अपने आप को कसाई मान लिया है और पर्यावरण को बकरा। पर्यावरण बकरा नहीं, माँ है। मातृ हत्यारे मत बनो, नहीं तो अरे अपने आने वाले बच्चों की तो चिंता करो। देखो, जो समझदार आदमी होता है ना, वो पूर्वजों की पूंजी होती है ना, उसको हाथ नहीं लगाता, उसके ब्याज को खाता है। और पूंजी जो है अपने आने वाले वंशजों को दे जाता है। हमारे पूर्वजों ने यही किया, पूंजी को हाथ नहीं लगाया। ये जो वन है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये पूंजी है। उससे उतना ही लो जितना कि निहायत ज़रूरी है। हम तो लकड़ी लो, मगर जंगल को पूरे का पूरा काट डाला, सफाया कर दिया, पूरी की पूरी नदी को तुमने प्रदूषित कर दिया। सहायक नदियाँ सूख रही हैं नर्मदा की, पेड़ काट डाले, उसमें अब पानी कम आ रहा है, तो नर्मदा में भी पानी कम आ रहा है। तो उसको, हमारी नदियों को डबल निमोनिया हो गया है। एक तो ये कि उसका पानी गंदा हो रहा है, और दूसरा ये कि उसका पानी कम हो रहा है। आप पेड़ काट डालेंगे तो कहाँ से पानी? नर्मदा, मैंने कहा ना कि ग्लेशियर से तो निकली नहीं है, हिमालय से तो निकले नहीं, यही पेड़ उसको पानी देते हैं। उसी को काट डालोगे तो ये तो आत्मघाती कदम है। माँ नर्मदे अगर 50 या 100 साल बाद अगर कोई एक दंपति नर्मदा परिक्रमा करता दिखाई दे, पति के हाथ में झाड़ू हो और पत्नी के हाथ में टोकरी, पति घाटों की सफाई करता हो और पत्नी उस कचरे को दूर ले जाके फेंकती हो और दोनों वृक्षारोपण भी करते हों, तो समझ लेना कि वो हम ही हैं, कांता और मैं। जिस प्रकार कोई वादक अपना वाद्य बजाने से पहले देर तक उसका सुर मिलाता है, उसी प्रकार इस जन्म में तो हम नर्मदा परिक्रमा का सुर ही मिलाते रहे। परिक्रमा तो अगले जन्म से करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि
जैव विविधता बोर्ड ने मुझे ये अवसर दिया अपनी बात कहने का, और इस प्रकार मैं तो नहीं रहूँगा मगर ये मेरी आवाज़ रहेगी। मेरी ये फ़ोटो चित्रों के भी मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो बना रहे हैं ये हर स्कूल और कॉलेज में दिखाना चाहिए। इसका एक शैक्षणिक मूल्य है, ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। हम जब तक अपने देश को अपनी आँखों से देखेंगे नहीं, उससे प्यार कैसे होगा? अनजान चीज़ से तो प्यार होता नहीं। तो हम प्रकृति प्रेम, देश प्रेम की पहली सीढ़ी है। तभी आपको अपने देश से, मेरे देश में कैसे पहाड़ है, कैसे वन है, कैसे नदियाँ हैं। तो प्रकृति हमारी माता है। प्रकृति ने ही संस्कृति को जन्म दिया। आज संस्कृति का फर्ज है कि वो प्रकृति की रक्षा करे। अमृतलाल वेगड़ जी के इन विचारों को संजो कर रखने एवं आने वाली पीढ़ियों को इनसे अवगत कराने हेतु मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा ये पहल की गई है।